हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर किया हुआ था हमने, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यह प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था, उसका सेट नंबर 4 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, साथ साथ हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने सेट नंबर 23 कवर कर लिया था, और ये सीरीज जो है इसी रूप से कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। 23 के बाद 24 आएगी। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनको भी देख लीजिएगा, और सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक जो हम लोग कवर कर रहे हैं नया बुक, इसका भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ था, जिसमें टोटल 15 सेट दिए गए थे, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको कवर कराया हुआ है। लिंक सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न जो है सुमेलित करना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है यह स्टार्ट हुआ था कब? तो 1920 में हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से एक दो पॉइंट्स मैं और बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और वहीं पूछा जाए कि चौरी चौरा का जब कांड हुआ था उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रेडिंग था। ठीक है, चौरी चौरा का कांड, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 1930 हो जाएगा। और देखिए, इस समय कौन वायसराय था? तो इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, तो ये 1937 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ही था। जिसका राइट आंसर अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न कर लेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम के अनुसार चयन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर को। ठीक है, यानी कि 7 सितंबर से चल करके यह 1 दिसंबर 1931 तक चला था। बिल्कुल आपको क्रम से ये सब याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो था यह आपका कब हुआ था? तो यह 26 मार्च 1931 से लेकर के 29 मार्च 1931 तक चला था। यह मैं 26 मार्च ही लिख देता हूँ। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भला ये आप कैसे भूल सकते हैं, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, आप याद भी रखना है। और गांधी इरविन समझौता जो है यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। सभी 1931 की घटनाएं हैं, मैंने यहाँ क्रम से लिख दिया है। अब इसको आप लोग मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। ये सितंबर में, ये 26 मार्च, ये 23 मार्च। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। और यहाँ पर पूछा गया है कि देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राइट आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया था किसने? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और देखिए, इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गरम एवं नरम दल में एकता स्थापित हुई थी। सूरत का जो 1907 का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स, ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
और यह पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2011 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न बिहार एसएससी में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से अब तक पूछे गए हैं उनको एक अलग वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। साथ ही साथ साइंस का हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया, क्योंकि साइंस में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है इसीलिए मैं 2-3 वीडियो में इसको कवर करवाऊंगा। एक वीडियो मैंने साइंस का कवर करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध है। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और इस युद्ध में एक और अवध का नवाब सुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था, और परिणाम यह हुआ था कि इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभिनव भारत संस्था की स्थापना इन्होंने किया था। देखिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए इसमें से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सबसे पहले तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, ये कौन था मेगास्थनीज? तो फ्रेंड्स यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। हेन सेंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। न्यूमिस्मेटिक्स जो है क्या है? तो देखिए सिक्कों का अध्ययन जो है ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, यानी कि सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ चलिए, बाकी के ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। देखिए दास प्रथा की समाप्ति जो है अकबर ने कब किया था? तो देखिए दास प्रथा की समाप्ति जो है अकबर ने कब किया था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखेंगे 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स कि इबादत खाना की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो इबादत खाना की जो स्थापना है ये कब किया था बताइए? 1575, मजहर की घोषणा 1579, नौरोज उत्सव का पुनरुद्वार 1580, और दीन इलाही की घोषणा 1582 में। क्लियर? और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया था। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है। राइट आंसर इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी में दिया गया 1 2 3 4। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 1 मिनट देख लीजिएगा, 4 3, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स दहसाला बंदोबस्त को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज, 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक पोलज हो जाएगा, दूसरा परती हो जाएगा, तीसरा चाचर हो जाएगा, और चौथा बंजर हो जाएगा। तो ये चारों आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका टोडरमल हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो थी ये बनी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका मोहम्मद गोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के सिक्के में एक तरफ शिव के बैल की आकृति तथा देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा है, तो दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन सांब। ठीक है, और इसके कुछ सिक्के पर लक्ष्मी की भी आकृति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने को निर्देशित देता है, यानी कि निर्देश देता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स यह कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 40 है।
अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 जो है फ्रेंड्स, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन है। और अनुच्छेद 51 जो है, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने के लिए इसमें कहा गया है। उसके बाद देखिएगा, और इसको विदेश नीति भी कहा जाता है कि विदेश नीति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में। चलिए उसके बाद देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, कब कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको याद भी होगा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियां प्रदान की गई है देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के अनुच्छेद 352 में। उसके बाद राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ पर देखिएगा, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी जो है लगाई जाती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल देश में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। तो पहला नंबर पर तो आपको ऑलरेडी पता है उत्तर प्रदेश से 80 सीट है यहाँ पर। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास 48 सीट है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के पास 42 है। ठीक है, बिहार की में सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। तो 48 और 42 यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो देखिए विधानसभा जो है ना, यह आर्टिकल 170 में है, विधान परिषद 169 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर विधान परिषद है। तो देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद जो यहाँ कूट में से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। विधान परिषद जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, विधान परिषद अगर हम बात करें तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की सृजन का प्रावधान है, मैंने आपको बताया अभी 169 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश इसमें केवल मेरे ख्याल से बिहार में ही है। ठीक है, बिहार केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो देखिए यह जो विघटन किया जा सकता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 169 द्वारा जो है किसी राज्य में विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा जो है विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। विधानसभा ऐसे प्रस्ताव पर संसद अपने सामान्य बहुमत द्वारा अनुमोदित कर सकती है, यानी कि जब ये प्रस्ताव संसद के पास जाता है तो जब दोनों सदन से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो इस तरह से होता है। तो केंद्रीय संसद के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यह क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अंत्योदय कार्यक्रम जो है ना, इसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो ये रही थी कब से, 1992 से 1997 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी है, निर्यात और आयात। आयात मैंने आने वाला, निर्यात मतलब जाने वाला, यानी कि भारत बाहर भेजता है, तो ये कपड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो उसके बाद गन्ना का उत्पादन अगर पूछा जाए तो रिसेंटली अभी महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे है। उसके बाद देखिएगा कि सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मधुबनी चित्रकला, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, ये सभी जो है ये प्रमुख कलाकार हैं मधुबनी पेंटिंग की। इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। इसको भी आप फ्रेंड्स निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार। तो आपको पता है कि छठ पूजा जो है यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर फीट में पूछा गया है, लेकिन अगर मीटर में पूछेगा तो उसको भी ध्यान रखना है। फीट में 173 फीट है, मीटर में पूछेगा तो मीटर में 53 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। समुद्र तट से दूरी कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर समुद्र तट से दूरी है। देखिए बिहार स्पेशल मैंने बीपीएससी के लिए कवर कराया हुआ है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में अलग प्रश्न पूछा जाएगा और आप में बिहार एसएससी में अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सभी वीडियोज़ को देखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय जो है यह भारतीय मानक समय से लगभग 15 मिनट आगे है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखिए बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। यानी कि देखिए 83 से यहाँ पर कितना है? 83 से लेकर के यहाँ पर देखिए कितना है? 88 है। ठीक है, ये 88 लिखा है, यानी कि इसमें से देखिए आ रहा है कौन इसके रेंज में? 86 डिग्री आ रहा है। चलो उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य फैला है। तो फ्रेंड्स यह गंगा नदी में फैला हुआ है मुंगेर से कहलगांव तक, मुंगेर से कहलगांव तक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कलरव क्या है। तो यह बिहार का जो पहला पक्षी उत्सव था कलरव, इसका आयोजन नागिनकटी पक्षी विहार जमुई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, अच्छा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के रूप में इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1989 में। वैसे इसकी स्थापना वाल्मीकि वन अभयारण्य 1978 में हुई थी। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1989 में दिया गया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जरा कौन सा है? तो ये इसमें से देखिए जो जिला कहाँ पर है? जो जिला कहाँ पर है बताइए? जो जिला जो है ये लद्दाख में स्थित है। उसके बाद जेलस्पा जो है यह कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में है। नाथुला भी सिक्किम में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए सेरीकल्चर का संबंध, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट के पालन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, आपको पता है एपी कल्चर ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मछली से पीसी कल्चर, मछली भी याद रखेंगे पीसी कल्चर। अगला प्रश्न हमारा कि एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो एस्किमो जो है ये टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं और ये ग्रीनलैंड कनाडा वगैरह में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश राइट आंसर होगा इसका। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब नाम से ही पता चल रहा है, समदाब रेखा वायुमंडलीय दाब को, ठीक है, आइसोबार इसको कहा जाता है, समान वायुमंडलीय दाब को। अच्छा, समान तापमान को दिखाती है, इसको क्या कहता है? आइसोथर्म कहा जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक है, समान आर्द्रता को, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको आइसोह्यूम कहा जाता है। आइसोह्यूम, यहाँ मैं लिखता हूँ आइसोह्यूम कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपने पढ़ा है ना, ह्यूम। समान वर्षा वाले स्थान को, तो इसको आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोहाइट। ठीक है, जगह कम है थोड़ा, आइसोहाइट कहा जाता है, सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है ये हांगहो नदी को कहा जाता है। हांगहो को पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पीली नदी भी इसको कहा जाता है, हांगहो को। उसके बाद चलिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं, जरा ध्यानपूर्वक इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए केरल के बाद दूसरा स्थान जो है यह मिजोरम का है। ठीक है,
मिजोरम का है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता केरल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनवाया? तो देखिए आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी कि गुप्त वंश हो जाएगा। वहीं अगर विक्रमशिला पूछा जाता तो पाल वंश की पाल वंश शासकों ने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण के दिन है, तो ये भगवान महावीर का, ठीक है, भगवान महावीर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था और देखिए ये कराया गया था ब्रुनई दारुसलम की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? अच्छा, ये प्रश्न ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 वाला जो थॉमस कप है ना, ये भारत ने जीता है। भारत ने इतिहास में पहली बार यह खिताब जीता है इंडोनेशिया को हरा करके, और 2021 में यह खिताब इंडोनेशिया ने जीता था। थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2021 को किस देश ने नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था? तो देखिए इसका आयोजन जो है ताजिकिस्तान के दुशानबे में किया गया था। कहाँ पर? तजाकिस्तान के दुशानबे में किया गया था। राइट आंसर इसका ताजिकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? 2021 पूछा गया, तो ये दिया गया था तानाजी द अनसंग वॉरियर को। अच्छा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो शेरशाह को दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 2022 वाला भी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? तो नारायण घाट जो है यह किसका समाधि स्थल है फ्रेंड्स? यह है गुलजारीलाल नंदा का। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल जो है यह कहलाता है एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि, मोरारजी देसाई का अभय घाट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य ये अपना राज्य बिहार है। उसके बाद देखिए बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों को जैविक कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा? तो कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, 13 जिलों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दर किसके बराबर होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है तरंग वेग के बराबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि दूसरा प्रश्न 52 नंबर कि एक सोपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है इसको पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 53 कि विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है ऊपर। देखिए बताइए किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर सेलुलोज से। उसके बाद देखिए मिलान करना है। जूल क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए जूल हो जाएगा यहाँ पर कार्य, एम्पियर जो हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा, वाट जो है ये पावर का हो जाएगा सामर्थ्य का, वोल्ट जो है ये किसका हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, कैलोरी हो जाएगा उष्मा का। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये लगभग जो होता है ना यह 159 लीटर के बराबर होता है। 158.987 लीटर होता है, तो लगभग में 159 हो जाएगा। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो देखिए आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेंडुलम की घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी। कारण
कि इसका जो लेंथ है छोटा हो जाएगा शीतकाल में। जब लेंथ छोटा हो जाएगा तो ये जल्दी जल्दी दोलन करेगा, यानी कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, जल्दी जल्दी दोलन करेगा तो घट जाएगा। ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका शीत ऋतु हो जाएगा। और धीरे धीरे कब चलेगा, धीरे धीरे चलेगा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि यह लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब कोई जहाज जो है नदी से पानी में घुसता है तब क्या होता है, तो वह जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है ना, कारण क्योंकि सागरीय जल का घनत्व अधिक होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं ताकि सभी प्रश्न जो कट रहा है। हाँ, अब देखिए, सामाजिक जीवन में जो है निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये होगा लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में, यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। किरोसिन जो होता है ना, तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स बताइए। इसका कारण जो है, यह कारण केशिका का कारण है, केशिकत्व जिसको कहा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोशिकाकर्षण होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो फ्रेंड्स यह क्या रहेगा, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो तत्वों को परमाणु संख्या के, ठीक है, परमाणु संख्या के जो है अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ध्यान रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो रेडियो तरंग, अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने जो है तैयार किया था, क्लियर। चलिए तो ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज है। चलिए उसके बाद देखिएगा एंगस्ट्रम जो है यह तरंग दैर्घ्य का है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा धातु जो है इताई तय रोग पैदा करती है, तो इताई रोग जो होता है यह होता है किसके द्वारा, कैडमियम के कारण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, कैडमियम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम लेटेक्स है। क्या है, लेटेक्स है, अंग्रेजी में इसको क्या कहा, अंग्रेजी में लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रस दिया गया होगा, पौधों का रस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो आपका हो जाएगा क्या, Na2CO3 होगा, इसको धवन सोडा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सोडियम कार्बोनेट इलेक्ट्रॉनिक वहन करता है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपके नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इस पर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो जंग जो लगती है ये क्या बनने से लगती है, तो फ्रेंड्स यह फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण लगता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यह लीवर में होता है, ठीक है, लीवर में इसका संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए किडनी जो है ना, किडनी यहाँ पर वृक्क लिखा गया है, यह क्या करता है, तो यह अपशिष्टम तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकालता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कीट का पूछा गया है, कीट का यूरिक एसिड है, ठीक है, कीट का यूरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सभी कीट होते हैं, सभी कीट यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है, यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो फ्रेंड्स यह इम्पल्स जो है यह मेडुला से प्रारंभ होता है, कहाँ से, मेडुला से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, तो यह 1 मिनट में जो है
15 से 17 बार लगभग सांस लेता है। तो यहाँ पर देखिएगा 14 से 18 दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो अधिकतम पैर जो होंगे ये किसके होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ सहस्त्रपाद लिखा गया, सहस्त्र मतलब 1000 होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर है 75 नंबर कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइएगा कि इन 75 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने स्वयं दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा।